हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत सिंह। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेज एंड देयर मैनेजमेंट वाला टॉपिक हम कर रहे थे। उसमें अभी तक हम टेरिटोरियल और मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर लिए थे। आज हम देखिए मैरीटाइम से ही रिलेटेड ये भी है कोस्टल सिक्योरिटी की। तो आज हम कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे कि इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी किस तरह की है और अभी तक उससे हमको क्या क्या नुकसान हुए हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ हमने चैलेंजेस फेस किए। ऑब्वियसली मुंबई अटैक किसी को नहीं भूलता। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी तक की क्या रही है और आगे क्या करना चाहिए, हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जो है पर्याप्त है। ओके, शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ओके, और अगर आपको ये यूटिलाइज्ड लगे और यूजफुल लगे आपके तैयारी के लिए, तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। जो इंडिया का कोस्टल बॉर्डर है वो लगभग 7500 किलोमीटर का है, और जिसमें अगर अलग अलग हम देखें तो 5400 किलोमीटर का एक जो आपका स्टेट्स वाला होता है, और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज और जो अंडमान निकोबार, अगर उन सब चीज़ों को हम ले लें तो 2794 किलोमीटर के आसपास का होता है। ठीक है ना। इम्पोर्टेंस इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोस्ट लाइन हमारा लगभग 90% ट्रेड का जो हमारा 90% ट्रेड होता है वो कोस्टल एरिया से ही होता है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ना केवल सिक्योरिटी के पर्पज से बल्कि इकोनॉमी के पर्पज से भी अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। द कोस्टल लाइन हाउसेज 12 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स। देखिए पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ठीक है ना, रेलवे, रोड, ये सब हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। और यहाँ से न केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को सिक्योर करना हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का एक पार्ट बन जाता है। हमें आवश्यकता दोस्तों इसलिए है कोस्टल सिक्योरिटी की, बिकॉज इंडियाज कोस्ट हैव ऑलवेज बीन वल्नरेबल एंड टू क्रिमिनल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज। हमेशा से ही देखिए लगभग 7500 किलोमीटर की बाउंड्री है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सुरक्षा है, जो सुरक्षा का कवच है हमारे पास, वो पूरा जो है पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कि हम इतना ज़्यादा ये कटा छटा कोस्टल एरिया है, ठीक है ना, जंगल है, स्वैम्पी लैंड है, तो हर जगह जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। और इसकी वजह से जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं उनकी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही बहुत ईजी हो जाता है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो हम अपने आंतरिक क्षेत्र से किसी को भगाते हैं तो वो कोस्टल एरिया का जो वल्नरेबिलिटीज है उसका फायदा उठा करके वो भाग जाते हैं। या फिर अगर उनको कोई अंजाम देना है, कुछ घटना यहाँ एक्टिविटी करनी है, तो कोस्टल एरिया से एंटर कर जाते हैं। मुंबई अटैक आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है ना। न्यूमरस केसेस ऑफ स्मगलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है ना, गोल्ड, नार्कोटिक्स, एक्सप्लोसिव्स, आर्म्स, एम्यूनेशन, एज वेल एज द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट इनटू कंट्री थ्रू दीज कोस्ट हैव बीन रिपोर्टेड ओवर द ईयर्स। ठीक है ना। जैसा कि पहले ही हमने बताया कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, वो घुस जाते हैं, या फिर नारकोटिक्स का जो स्मगलिंग है, गोल्ड का स्मगलिंग है, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव्स का स्मगलिंग है, आर्म्स का स्मगलिंग है। तो ये सब सारी चीज़ें जो भी जो है वहाँ से हो जाती हैं बहुत आराम से। तो इसलिए जो है हमको ज़रूरत है अपने कोस्ट को सिक्योर करना। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी वल्नरेबिलिटीज को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, हमारी जो सुभेद्यता है उसको और गंभीर बना देते हैं। सबसे पहले देखिए मरी टाइम टेररिज्म। इतना ज़्यादा हाईजैकिंग, अटैकिंग, सिंकिंग द शिप्स, टेकिंग होस्टेजेस, ठीक है ना, सबोटेज पाइपलाइंस, अटैकिंग सिटीज, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन लाइक नेवल बेसेज एंड पेट्रोकेमिकल स्टोरेज। तो इतना सब सारी चीज़ें कोस्टल एरिया के थ्रू होती हैं। इस वजह से जो है हमारी जो वल्नरेबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कमर्शियल सेंटर्स पे अटैक होते हैं, पोर्ट्स पे अटैक होते हैं, या फिर जो स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज है, जैसे कि मान लीजिए अंडमान निकोबार में हम अपने रडार लगाए हैं, हम अपने कुछ वहाँ पे मिसाइल उसाइल भी रखे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों पे भी अटैक करना ये भी एक वल्नरेबल चीज़ है। ये भी वल्नरेबिलिटीज को बढ़ा देता है। शिप्स पे अटैक करके हम हमारे ट्रेड को प्रभावित किया जाता है, तो ये भी एक समस्या है। ठीक है ना। उसके बाद पायरेसी एंड आर्म रॉबरी, ये आप देखते ही हैं कि जो है समुद्रों में पायरेसी हो जाती है, चोरी हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग हमने देखा ही। इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, रिफ्यूजीज इन्फ्लक्स। ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि देखिए इंडिया का कोस्ट अगर मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है,
इवन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। अगर श्रीलंका की हम खास करके बात करें तो पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी होता है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन भी होता है। तो इन सब चीज़ों से भयभीत होकर के लोग कहाँ इंटर कर जाते हैं, इंडिया में। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया एक जो है सेफ हेवन लगता है। जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में देखा भी था, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि इंडिया एक जो है आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी है साउथ एशिया में। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ की डेमोक्रेसी अच्छे से फल फूल रही है। बाकी और सब कंट्रीज में डेमोक्रेसी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि हमारी वल्नरेबिलिटीज को और भी बढ़ा देते हैं। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट का अभी तक का इनिशिएटिव क्या रहा है, गवर्नमेंट अभी तक क्या क्या की है, तो इसमें देखिए नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, ये एकदम नेशनल लेवल पे है और इसका जो हेड है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो ये इसका काम सिर्फ यही होता है कि ये सभी जितने भी मैटर्स और जितने भी एजेंसीज हैं सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, सबको एक गाइडलाइंस देता है, ठीक है ना, एक पॉलिसी फार्मुलेट करने का भी काम करता है। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का नाम आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, आईसीजी जिसको बोलते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट इन इंडिया ज्यूरिसडिक्शनल वाटर, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का ये कोस्ट है तो इसके 24 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना, इवन फिर 200 नॉटिकल माइल्स। तो ये सब इंडिया का जो वाटर ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ पे जो इंडिया के कानून है उसको इम्प्लीमेंट करना इंडियन कोस्ट गार्ड का उत्तरदायित्व होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड, अगर हम कोई आर्टिफिशियल आइलैंड बना के रखे हैं तो उसका सेफ्टी और प्रोटेक्शन किसके हाथ में होता है, कोस्ट गार्ड के हाथ में होता है। ऑफशोर टर्मिनल्स जो होते हैं, ऑफशोर टर्मिनल्स दोस्तों ऐसे टर्मिनल्स को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोस्ट है और यहाँ पे कोई चीज़ हमने बना रखा है, कोई टर्मिनल बना रखा है जहाँ से ट्रेड के लिए जो शिप्स हैं वो आके यहाँ पे रुकती हैं, फिर यहाँ पे अनलोडिंग होती है और यहाँ छोटी छोटी शिप्स लेकर के फिर उसको अपने कोस्ट पे आती हैं, तो इसको ऑफशोर टर्मिनल्स बोलते हैं। तो ऑफशोर टर्मिनल्स जो है उनकी भी सुरक्षा किसके हाथ में होती है, इंडियन कोस्ट गार्ड के हाथ में होती है। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशंस एंड अदर स्ट्रक्चर्स एंड डिवाइसेज इन एनी मैरीटाइम जोन, जितना इंडिया के जुरिस्डिक्शन में मैरीटाइम जोन आता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, उसमें अगर कोई भी चीज़, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कोई इंस्टॉलेशन है, जैसे मान लीजिए कोई हम ऑयल रिफाइनरी है या फिर ऑयल को हम जो निकालते हैं, अगर वो है तो उसकी भी सुरक्षा किसके अंदर में होती है, इंडियन कोस्ट गार्ड के हाथ में होती है। फिर उसके बाद फिशरमैन एंड प्रोवाइडिंग देम असिस्टेंस एट सी वाइल इन डिस्ट्रेस, अगर देखिए फिशरमैन भी तो अपनी ही जनता है, अगर ये समुद्र में गई है और इसको कोई समस्या हो रही है वहाँ पे, तो उनको हेल्प पहुँचाना, उनको गाइड करना, उनके लिए समय समय पर चीज़ों को बताना, इन्फॉर्मेशन देना, ये भी किसका काम होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है, ठीक है ना। असिस्टिंग द कस्टम्स एंड अदर अथॉरिटीज इन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, देखिए जो कोस्टल एरियाज में जो कस्टम अथॉरिटीज हैं उनको अगर कोई असिस्टेंस चाहिए होता है, किसके बारे में, कोई चीज़ स्मगलिंग की जा रही है या फिर कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज हो रही है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, तो इसके बारे में भी वो किसकी हेल्प करता है, जो कस्टम असिस्टेंस होते हैं, कस्टम अथॉरिटीज होती हैं उनकी। फिर उसके बाद कोस्टल सिक्योरिटी मेजर्स ड्यूरिंग 1990 में जो व्यवस्था थी इंडिया की वो क्या थी, सबसे पहले तो देखिए ऑपरेशन तासा लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेशन एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ द लिट्टे मिलिटेंट्स टू एंड फ्रॉम द श्रीलंका, ठीक है ना। जो ऑपरेशन तासा था, इसका जो मेन फंक्शन था, मेन उद्देश्य था, वो ये था कि जो श्रीलंका से लिट्टे मिलिटेंट हैं उनका इंडिया में आना भी और इंडिया से जाना भी, ये दोनों चीज़ों को रोकने के लिए ऑपरेशन तासा स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। फिर उसके बाद ऑपरेशन स्वान था लॉन्च्ड इन द इमीडिएट आफ्टरमाथ ऑफ द मुंबई बम ब्लास्ट विथ एम टू प्रिवेंट लैंडिंग्स ऑफ द इलीगल इन्फिल्ट्रेशन अलॉन्ग द महाराष्ट्र एंड गुजरात कोस्ट, क्योंकि उधर से ही वो लोग आए थे। तो इवन देखिए अभी तो महाराष्ट्र और गुजरात को फोकस करके इसको ऑपरेशन स्वान लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इसका जो है एक्सपेंशन किया गया है कि पूरे वेस्ट कोस्ट पे इनकी जो है प्रेजेंस होती है, इनकी आंख होती है, ठीक है ना। उसके बाद कोस्टल सिक्योरिटी मेजर्स पोस्ट कारगिल वार constituted to study the circumstances that had led to the war has recommended several coastal security measures like, देखिए जो कोस्टल सिक्योरिटी मेजर्स था पोस्ट कारगिल वार, एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो इन्होंने रिकमेंड किया था स्पेशलाइज्ड मरीटाइम पुलिस,
इन्होंने कहा था कि एक जो है कोस्टल गार्ड के अलावा एक स्पेशल मरी टाइम पुलिस बनाइए और जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। ये जस्ट लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होते हैं उनके उन्हीं की तरह एक मरी टाइम पुलिस का रिकमेंडेशन दिया था। ऑब्वियसली इंडियन कोस्ट गार्ड को स्ट्रेंथ करने की बात किया था। फिर उसके बाद क्रिएटिंग फिशरमैन वॉच ग्रुप, इन्होंने रिकमेंड किया था कि फिशरमैन को इकट्ठा करके एक उनका ग्रुप बना दिया जाए और उनको एक उत्तरदायित्व दे दिया जाए कि आप जो है जो भी चीजें आप यहाँ पे देखो कोस्टल एरिया में उसको जो है तुरंत कमांड सेंटर पे आप रिपोर्ट करो। तो ये भी एक उनका रिकमेंडेशन था। फिर उसके बाद इंस्टॉलिंग वेसल्स ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन मेजर पोर्ट, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो वेसल्स आ रही हैं जो ट्रेड के लिए आ रही हैं उनके ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया था। फिर उसके बाद सेटिंग अप ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर की बात किया था इन्होंने। क्रिएटिंग एन एपेक्स बॉडी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मैरीटाइम अफेयर, जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने एक मैरीटाइम पुलिस की भी बात की थी और यहाँ पे एक और रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी जो मैरीटाइम अफेयर्स को देखेगा, उसको उसके बारे में पॉलिसी गाइडलाइंस ये सब जारी करेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स से ये लगता है कि जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी इन्होंने जो कोस्टल एरिया था उसका जो सुरक्षा है उसको पूरी तरह से सेंट्रल कमांड में सेंटर के हाथ में देने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक परेशानी ये है कि देखिए कोस्ट जो है वो किसी न किसी स्टेट के अंदर में आते हैं। तो अगर पूरी तरह से हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तर्ज पे अगर हम कुछ इस तरह से करेंगे तो वापस से वही परेशानी आएगी कि अगर स्टेट पुलिस के साथ उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा तो जो अभी बनी बनाई बात है वो भी बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैरीटाइम पुलिस फोर्स अंडर द कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम 2005 में बनाया गया, ठीक है ना। इसका एम था टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेट्रोलिंग एंड सर्विलांस, ठीक है ना। इसका जो मेन काम था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी है उसकी पेट्रोलिंग करना, उसका सर्विलांस करना, ठीक है ना। द मैरीटाइम पुलिस फोर्स वाज रिक्वायर्ड टू वर्क क्लोजली विद द आईसीजी अंडर द हब एंड स्पोक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये इस तरह से बनाया गया था कि हालांकि इन्होंने कहा था कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखा जाए, लेकिन जो मैरीटाइम पुलिस फोर्स बनाया गया था उसमें जो है जो इनको मैंडेट दिया गया उनको बोला गया कि आप आईसीजी के अंडर में काम करोगे और आपका जो मॉडल होगा वो हब एंड स्पोक का मॉडल होगा। हब एंड स्पोक का मॉडल ये है कि जो आईसीजी है कोस्ट गार्ड जो है, कोस्ट गार्ड मान लीजिए यहाँ पे एक इनका सेंटर हेड होगा और उसके बाद दूर 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 जो है इसके चारों तरफ बहुत सारे मैरीटाइम पुलिस स्टेशन होंगे, ठीक है ना। तो ये हब हो गया और ये इसकी तीलियां हो गई, स्पोक्स हो गया। तो इस तरह से उन्होंने रिकमेंड किया था कि रिकमेंड नहीं किया था, जो कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम 2005 थी उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई थी। फिर उसके बाद कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पोस्ट द 26/11 मुंबई अटैक द एग्जिस्टिंग मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथेंड एंड अदर इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेटअप किया गया, ठीक है ना। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की बात की गई, नेट ग्रिड के साथ उसको जोड़ने की बात की गई कि जो भी डाटा होगा जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हमारे पास होगा तो हम बेटर मैनेजमेंट कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक 3 लेयर का 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड सिस्टम की भी व्यवस्था की गई जिसमें इंडियन नेवी के साथ उसको किया गया, द कोस्ट गार्ड एंड द मैरीटाइम पुलिस ये सब तीनों एक साथ मिल करके एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। तो जो कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था 26/11 के बाद उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, ठीक है ना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात की गई, नेट ग्रिड को ये सौंपा गया कि आप जितने डाटा है उनको अपने पास सिक्योर रखिए और उसको एनालाइज कीजिए। फिर उसके बाद एक 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड का व्यवस्था किया गया जिसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम पुलिस को इन्वॉल्वमेंट किया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद भी अभी चैलेंजेस जो है इंडिया के कोस्टल एरिया में उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, ठीक है ना। सभी अपने अपने तरीके से, देखिए ये सिक्योरिटी वाले उसमें सिलेबस में हम लोग इस चीज को बार बार देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट एजेंसीज के बीच में वो बहुत कम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो एक तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, फिर उसके बाद लैक ऑफ क्लैरिटी अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स अबाउट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अलग अलग जो एजेंसीज जिम्मेदार हैं, जो अथॉरिटीज जिम्मेदार हैं, उनके क्या रोल हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसमें भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। ओवरलैपिंग कहीं कहीं देखने को मिलती है और ओवरलैपिंग जब देखने को मिलती है तो वहाँ पे गैप्स भी मिलते हैं कि भाई ये काम हमारा नहीं, ये काम आपका है।
फिर ये बोलेगा कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम आपका है। तो इस चक्कर में जो है वो काम होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर उसके बाद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की कमी है, केवल 25% ही अभी है जितना हमको जरूरत है, उसका केवल 25% ही हमारे पास है। फिर उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग उनको नहीं मिल पाती है, क्यों? क्योंकि कोई ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड कोई ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है। फिर उसके बाद डिसकंटेंट इन फिशरमैन कम्युनिटीज, हम फिशरमैन जो हमारे यहाँ जो हमारे मछुआरे हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से उनका साथ हमको नहीं मिल पाता है। और अगर सही पूछा जाए तो जो फिशरमैन होते हैं दोस्तों वो हमारे आई एंड ईयर होते हैं कोस्टल सिक्योरिटी के, क्योंकि वो 24/7 हमको सर्विलांस दे सकते हैं, हमको इंटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खुश नहीं होंगे तो वो भी सोचेंगे चलो जो हो रहा है होने दो, और मतलब कि वो तो ये भी चाहते हैं कि चलो ठीक है हम भी इसमें थोड़ा सा इनका साथ दे देंगे जो टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसलिए जो फिशरमैन है उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना हमारे लिए जरूरी है। डिफिकल्ट टेरेन है, सीजनल वेदर पैटर्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज है, ये सब सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं हो पाता है। पता चला कि टेरेन ऐसा है कि हम वहाँ पे जा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब वहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, जंगल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सीजनल वेदर पैटर्न है, बरसात के समय में ऐसी भयावह स्थिति आ जाती है कि हम वहाँ पे जा ही नहीं पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हम देखते ही रहते हैं कि सभी लोग बैठे रहते हैं, करप्शन हो गया और लैक ऑफ विल पावर हो गया, तो ये सब वजह से जो है हम अपनी जो है कोस्टल सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद डिलेज इन लैंड एक्विजिशन, जो हम भूमि का अधिग्रहण करते हैं वो भी समय से नहीं हो पाता है, और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको बनाने चाहिए वो भी समय पे नहीं बन पाता है, ठीक है ना। लो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, केवल 31%, जितनी जरूरत है कि उसका केवल 31% इंफ्रास्ट्रक्चर ही अभी तक हम अपना बना पाए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बिलो पार स्टेट लेवल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमारा स्ट्रांग नहीं है, और इसके पीछे कारण क्या क्या है, जितने भी ऊपर अभी तक हमने देखा ये सब सारे कारण किसमें ऐड हो जाते हैं, मॉनिटरिंग प्रॉब्लम्स में, मॉनिटरिंग डिफिकल्टीज में, ठीक है ना। अगर ये देखें कि हमें करना क्या चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्विलांस एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जो हमारी पहली समस्या थी वो थी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की कमी, तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोस्टल पुलिस, देखिए स्टेट पुलिस जो है उन्हीं को जो है काम ये देना चाहिए कि वो कोस्टल सिक्योरिटी का ध्यान रखें। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि जो कोस्टल एरिया है वो स्टेट में आता है, ठीक है ना, और स्टेट का रेवेन्यू, स्टेट का सोशल, स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी कुछ उससे डिपेंड होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में अगर हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट करने के लिए कोस्टल सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो स्टेट पुलिस है अगर उसके अंदर में कोस्टल सिक्योरिटी होगी तो स्टेट पुलिस में जो भी लोग हैं, जो भी पर्सनल हैं, उनको वहाँ के बारे में बेहतर जानकारी है, वहाँ के जो वेदर पैटर्न है, वहाँ के जो कंडीशन है, वहाँ की जो टेरेन है, वहाँ का जो हैबिट्स है, लोगों की जो बिहेवियर है, वो ये सब लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं अगर हम कंपेरिजन करें कि सेंट्रल कमांड के बनस्पत, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए, मतलब कि उसमें सब कुछ बताना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या ज्यूरिसडिक्शन है। तो एक लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास होना चाहिए, और उसमें स्पेशली मतलब कि एकदम क्लियरली कोस्टल गार्ड का क्या क्या काम है, क्या क्या दायित्व है, ये सब सारी चीजें उसको बताना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेचुटरी ड्यूटीज होनी चाहिए, एकदम क्लियरली बताना चाहिए कि भाई देखो आपका क्या काम है, आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं, आपका अगर कोई अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए कि कोई पोर्ट ट्रस्ट है, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड है, नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, तो इन सब चीज़ों को एकदम स्पेशल ड्यूटीज देना चाहिए कि आपका क्या क्या काम है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो कोस्ट गार्ड है उसको हमको स्ट्रेंथन करना होगा इस लेवल पे कि वो कोस्टल सिक्योरिटी में एक लीडरशिप का रोल प्ले करें, ठीक है ना। उनके साथ मिल करके स्टेट पुलिस और स्टेट कोस्ट गार्ड पुलिस जो होते हैं, मैरीटाइम पुलिस जो है, सभी किसके लीडरशिप में, किसके अंडर में काम करें, स्टेट जो कोस्टल गार्ड है उसके अंडर में काम करें। इसकी फायदे ये हैं दोस्तों कि अगर एक एजेंसी लीडरशिप रोल में होगी तो जो भी इसके साथ के लोग हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका जो कमांड सेंटर है वो एक है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। Ambiguities from the Coast Guard Act need to be removed to ensure all security agencies are clear about their role and responsibilities they are expected to perform। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली कि सभी एजेंसीज जो हैं,
चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, चाहे मैरीटाइम पुलिस हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, सबकी क्या क्या रोल है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये क्लियरली उनको पता होना चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। ये उनको जो है ना ट्रेनिंग के टाइम पे ही बता देना चाहिए। उसके बाद नेशनल कमर्शियल मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक जो है ड्रॉ करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आर्टिकुलेट इस स्ट्रेटेजिक विजन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिस तरह से हम अपना 3 ईयर विजन, 7 ईयर विजन, ये सब हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से जो नेशनल कमर्शियल मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके बारे में भी हमको एक स्ट्रेटेजिक विजन लॉन्च करना चाहिए कि हमको अगले 3 साल में कितना काम कर लेना है, अगले 5 साल में कितना काम कर लेना है, ठीक है ना। और अगले 5 साल तक हमारा सिचुएशन क्या होगा मैरीटाइम सिक्योरिटी में, उसके बारे में बात कर लेनी है। तो सारी चीजों को पहले से ही सोच समझ के चलना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जिस तरह से नीति आयोग है, ठीक है ना, उसी तरह से अलग कोई एजेंसी हो जो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हो, उसके लिए रिकमेंडेशन दे गवर्नमेंट को, ठीक है ना, पॉलिसी बनाए। और या तो नीति आयोग में ही एक अलग जो है डिपार्टमेंट बना दिया जाए, अलग एक सेल बना दिया जाए जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात करे, ठीक है ना। इट मस्ट आल्सो प्रोमलगेट द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द कमर्शियल मैरीटाइम सिक्योरिटी। एक जिस तरह से नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, ठीक है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसी तरह से एक नेशनल कमर्शियल मैरीटाइम पॉलिसी ड्रॉ करने की जरूरत है। फिर उसके बाद री इन्फोर्स द कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन। देखिए जो हमारे CRZ हैं, ये एक तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है, दूसरा सोशल इंपॉर्टेंस होता है, तीसरा तीसरा जो है इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस होता है। तो जो भी CRZ पॉलिसी बने वो इन तीनों बातों का ख्याल करे, प्लस जो इनकी सिक्योरिटी है और जो इनका रोल कोस्टल सिक्योरिटी में है उसको भी ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाई जाए जो हमारे CRZ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज लाइक सागर कवच, सी विजिल, ठीक है ना, ड्रिल्स करें, हम मॉक ड्रिल्स करें, समय समय पर हम पेट्रोलिंग करते रहें। और जो जितनी भी एजेंसी जिम्मेदार हैं सबको साथ में लेकर के हम क्या करते रहें, बराबर जो है पेट्रोलिंग करते रहें, बराबर जो है एक्सरसाइज करते रहें, मतलब एक मॉक एक्सरसाइज करते रहें। तो ऐसे में जो है जब एडवर्स सिचुएशन आएगा तो उनके पास एक पहले से ही किया गया अनुभव होगा जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई हमारे जो कोस्टल सिक्योरिटी थी उसकी। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और कोस्टल सिक्योरिटी से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पूरी तरह से आंसर लिख लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई इसके बावजूद भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई डिमांड है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।